हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का लॉजिकल रीजनिंग के रिवीजन लेक्चर्स में। मित्रों, रिवीजन लेक्चर्स की शुरुआत करने से पहले समरी में बता दें आपको कि लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन कैसे होने वाला है। मित्रों, लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन रोज 1.5 आवर चलेगा, 1.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर होगा। और रिवीजन लेक्चर वाले जनरली बच्चे समझते हैं कि रिवीजन लेक्चर में सब कुछ फास्ट पढ़ाया जाएगा, फटाफट खत्म किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिवीजन लेक्चर में हम पूरा ख्याल रखेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको एकदम डिटेल में कवर करें। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा। जिन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा होगा आपने लेकिन कुछ याद नहीं होगा आपको, तो भी आपको रिवीजन लेक्चर से सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देके सुनना है। लेक्चर्स के दौरान आपको नोटबुक लेके बैठना जरूरी है। नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल जो भी है वो लेके बैठिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉजिकल रीजनिंग एज फार एज सब्जेक्ट इज कंसर्न लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। सिंपल है। अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं भी होगा तो भी आप लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट को आराम से टैकल कर पाओगे। लीगल एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स के लिए होगा और लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स के लिए होगा। 25 मार्क्स के लिए वैसे तो बहुत सारी यानी जो सिलेबस है वो लेंदी है। लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। 3 टॉपिक्स है, उसमें सब टॉपिक्स देखे जाए तो 10-10 सब टॉपिक्स है। तो 25 मार्क के लिए सिलेबस थोड़ा सा लंबी है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, हर एक चीज जो है वो आपको डिटेल में बताई जाएगी, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। और मैं इस 5 दिन के इस रिवीजन लेक्चर में आपका एंटायर सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाएगी। टारगेट मैंने 5 डेज का रखा है, तो 5 डेज में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 दिन में ही हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसका भगा भगा के ऐसे कुछ नहीं है, एकदम इत्मीनान से जाएंगे, आराम से जाएंगे। ओके फाइन। अब आज के लॉजिकल रीजनिंग के जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से मैं क्लॉक्स, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग और कोडिंग एंड डिकोडिंग कवर करूंगा। मित्रों, रेगुलर लेक्चर्स जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग के हुए हैं वो 90 से ज्यादा लेक्चर्स हमने लॉजिकल रीजनिंग पे आपको प्रोवाइड किए हैं। रेगुलर लेक्चर्स में बहुत इन डिटेल हमने कॉन्सेप्ट समझाई है, बस उसी को समराइज करके शॉर्टकट्स के साथ हम समझाएंगे। अब अपने रिवीजन लेक्चर्स में नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम सॉल्व किए जाएंगे। एमसीक्यूज मैं सॉल्व करवा के लूंगा, लेकिन इतने ज्यादा एमसीक्यूज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है। तो एडिशनल एमसीक्यूज के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वहां पे एमसीक्यूज के सेक्शन में जाके आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। So let us begin with the first topic, that is clocks. Clocks से हम करेंगे शुरुआत लॉजिकल रीजनिंग की। तो आज का हमारा टारगेट है क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग और कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इतने टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमें कवर करना है। तो करते हैं शुरुआत क्लॉक्स के डिस्कशन के साथ। मित्रों, पहला टॉपिक जो है जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज क्लॉक्स। अब क्लॉक्स के पूरे टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है इसका एक ब्रीफ आइडिया हम आपको दे देते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, कोई भी चैप्टर जब बच्चे पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ते वक्त वो पूरा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा है और कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। तो इसलिए हर एक चैप्टर आपका रिवाइज करवाने से पहले मैं उस चैप्टर का आपको ग्रुपिंग बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उसमें आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, समराइज करने के लिए आसान जाएगा। रेगुलर बैच के बच्चों के तो मैंने बुक में ये सारी चीजें लिखवा के दी हैं, रिवीजन बैच के बच्चे ये फटाफट नोट कर देंगे। ठीक है, चलो। पहले तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर समरी के साथ, यानी क्लॉक्स के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये आ गई आपके सामने मित्रों चैप्टर समरी। मित्रों, क्लॉक्स में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन या बेसिक्स अबाउट क्लॉक से। सबसे पहले जो पढ़ने वाले क्लॉक्स के बेसिक्स, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक का कैलकुलेशन। ठीक है, यानी जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल कितने डिग्रीज का क्रिएट होता है, किस समय पे किस डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूलाज है, वो हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे क्लॉक के स्पेशल केसेस। ठीक है, यानी व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर, when the hands of the clock are perpendicular to each other, when the hands of the clock are opposite to each other। ये 3 स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो है when the clock is too fast या too slow वाली केसेस, यानी जब घड़ी बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, एक्चुअल समय से आगे निकल जाती है,
या व्हेन इट इज टू स्लो यानी एक्चुअल समय से वो पीछे चलती है, तो वो वाली केसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे हमने पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट बेसिक्स अबाउट क्लॉक जो हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे। और थर्ड केस जो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड में 3 स्पेशल केसेस है, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड लास्ट जो पार्ट हम कवर करेंगे, व्हेन द हैंड्स when the clock's time is too fast or too slow. So ऐसे 4 हम हिस्सों में क्लॉक्स को बांट दिया है। तो अब सबसे पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे, दैट इज बेसिक्स अबाउट क्लॉक। सो मित्रों करते हैं शुरुआत बेसिक्स के साथ, आराम से पढ़ना है, ठीक है। सो ये वीडियो जो है ये आपके हमारे आइकन एकेडमी के मोबाइल ऐप पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा, तो अब जितना नोट कर सकते हैं उतना नोट कीजिएगा। सब्सिक्वेंटली आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख पाओगे, पॉज करके कुछ नोट करना है तो नोट कर पाओगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। मित्रों बेसिक्स अबाउट क्लॉक में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो शेप ऑफ द क्लॉक। क्लॉक्स के अलग अलग शेप्स है, आजकल के जमाने में घड़ी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आती है, ठीक है, लेकिन एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है, हम जो है वो सर्कुलर शेप के क्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज पढ़ने वाला है वो हम पढ़ने वाले डायल ऑफ द क्लॉक, फेस ऑफ द क्लॉक जिसको हम कहते हैं, या डायल ऑफ द क्लॉक। द डायल ऑफ द क्लॉक इज सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप होने की वजह से, ठीक है, सर्कुलर इन शेप होने की वजह से इसका जो एरिया है वो डिग्री में मेजर किया जाता है, और सर्कल का जो एरिया है वो 360 डिग्रीज का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। सो सर्कल को जब हम मेजर करते हैं तो 360 डिग्रीज में मेजर किया जाता है, यानी पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो एरिया है, वो 360 डिग्रीज निकल आता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गई फर्स्ट थिंग, डायल ऑफ द क्लॉक। डायल के बाद नेक्स्ट थिंग इज हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है, इनको हम कहते हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हाँ बिल्कुल, क्लॉक के हाथ, ठीक है। सो तो नीडल्स इन द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, इट इज वन एंड द सेम। तो बेसिकली 3 हैंड्स होते हैं या 3 नीडल्स होती हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 ही नीडल्स हैं, लेकिन इन ऑल देयर आर 3 नीडल्स इन द क्लॉक। सबसे पहली और सबसे बड़ी नीडल जो होती है या सबसे बड़ा हाथ जो होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड्स हैंड, सेकंड्स का कांटा। उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी जो होती है वो होता है आपका मिनट हैंड, मिनट की सुई। और सबसे छोटी जो सुई होती है उसको हम कहते हैं आर हैंड, ठीक है। सो ऐसे 3 नीडल्स यानी 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक में। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सर क्यों सर ये याद रखना जरूरी है? क्या जरूरी है? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सी सुई कौन सी बड़ी वाली है, कौन सी छोटी वाली है, देन कौन सी कितनी घूमती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने बता दिया। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था डायल ऑफ द क्लॉक, फेस ऑफ द क्लॉक व्हिच इज सर्कुलर इन शेप, देन नीडल्स इन द क्लॉक दैट इज हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो 3 हैंड्स है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड, और तीसरा है सेकंड्स हैंड। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है मित्रों, दैट इज नंबर्स इन द क्लॉक। क्लॉक में जो नंबर्स है, ठीक है, सो द एंटायर क्लॉक इज डिवाइडेड इन 12 नंबर्स, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। सो 12 नंबर्स में डिवाइड किया गया है। सो ये पूरे सर्कल पे 12 नंबर्स प्लॉट किए गए, इस प्रकार से प्लॉट किए गए कि इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज टोटली इक्वल टू ईच अदर, सेम टू ईच अदर। सो 12 और 1 के बीच में गैप जो होगा, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ये जो गैप होगा ना मित्रों, ये इक्वल गैप होगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये एंटायर क्लॉक जो है 360 डिग्रीज का जो क्लॉक है, वो 360 डिग्रीज का क्लॉक 12 इक्वल पार्ट्स में बटा है मित्रों। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही रहेगा। हमारा 360 डिग्री का जो क्लॉक है वो अगर 12 इक्वल पार्ट्स में बटा है, इसका मतलब द गैप बिटवीन 2 नंबर्स इज ऑफ 30 डिग्री। द गैप बिटवीन 2 नंबर्स इज ऑफ 30 डिग्री। तो 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो द गैप बिटवीन 2 नंबर्स विल बी 30 डिग्रीज। हम ऐसे भी कहते हैं मित्रों, हर एक नंबर जो है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये जो क्लॉक है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब 12 आवर्स कवर होते हैं। अगर आर हैंड जो है एक सिंगल रोटेशन, राउंड रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इट विल कवर 12 आवर्स। लेकिन सर एक दिन में तो 24 आवर्स होता है, तो 24 घंटे होते हैं, तो आर हैंड को, ठीक है, 24 घंटे कंप्लीट करने के लिए 2 राउंड रोटेशन लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब आर हैंड जो है वो 2 टाइम्स रोटेट करता है, ठीक है, यानी 2 बार रोटेट होने के बाद, कंप्लीट रोटेशन लगाने के बाद, ठीक है, वो 1 दिन कंप्लीट करता है।
ओके फाइन सर, ये भी समझ में आ गया सर। अब सर 2 नंबर के बीच में कुछ गैप होता है क्या 12 और 1 के बीच में? यस, बिल्कुल गैप होता है। दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच बीइंग नोन एज ए मिनट। ठीक है, सो इसका मतलब यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर के बीच के 5 इक्वल हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम मिनट कहते हैं। तो ऐसे 5 5 5 हर एक नंबर के बीच में 5 अगर इक्वल हिस्से करते जाएंगे तो इसका मतलब ये 12 नंबर के बीच में 12 इंटू 5 टोटल 60 मिनट्स होता है। ठीक है, सो ये एक चीज आपको याद रखनी है। तो पहले तो मैंने बताया पूरे क्लब को 12 नंबर्स में बांट दिया जाता है। 2 नंबर के बीच में 5 मिनट स्पेस होता है, 5 मिनट स्पेस होता है। ओके सर, ये भी आपने बताया। सर अब हमने ये भी डिस्कस किया सर 2 नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 30 डिग्रीज का होता है और 2 नंबर के बीच में 5 मिनट स्पेस होता है सर। तो क्या हम कह सकते हैं सर 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5 मिनट स्पेस, इट मींस हर एक मिनट के बीच में 6 डिग्रीज का गैप होता है। बिल्कुल हम ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्रों। तो इसका मतलब 1 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 6 डिग्रीज, 5 मिनट स्पेस will be equal to 6 degrees into 5 that is 30 degrees। इसलिए 2 नंबर के बीच में 30 डिग्रीज का गैप आता है और पूरा ये राउंड रोटेशन जब कंप्लीट होगा यानी 60 मिनट्स में ये राउंड रोटेशन कंप्लीट होगा तो 60 मिनट्स इंटू 6 डिग्रीज तो दैट कम्स टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री में एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है मित्रों। ठीक है, सो ये है बेसिक्स अबाउट क्लॉक जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। अब ये बेसिक्स क्यों याद रखना है? क्योंकि जब हम सम्स सॉल्व करेंगे तो ये सारे बेसिक्स आपको याद करने होंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब चलो और कुछ बेसिक्स बता देते हैं। ठीक है, जब सेकेंड हैंड मित्रों एज फार एज आवर क्वेश्चंस आर कंसर्न, ये जो सेकेंड की सुई है, सेकेंड हैंड जिसको हम कहते हैं, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। जब आवर हैंड और मिनट हैंड जो है, जब वो क्लॉक में जब ऐसा एंगल क्रिएट करता है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जब when the hour hand and the minute hand create a right angle, we say that the hands of the clock they are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, सो जब वो 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल जब ये एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हैं तो हम ये कहते हैं द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक याद रखना है। जब मिनट हैंड और आवर्स हैंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं, when the minute hand and the hours hand create a straight line, we say that the hands of the clock they are opposite to each other। हम क्या कहते हैं? जब मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं हम कहते हैं द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये एक चीज याद रखनी है। ओके, एंड जब मिनट्स हैंड और हार्स हैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं ना मित्रों, ओवरलैप, तो उसको हम कहते हैं द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, सो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे काम की हैं, इसके लिए अभी बता दी। सो क्या कहेंगे हम? when the hands of the clock they are they create an angle of 90 degree। जब hands of the clock जो है hour hand and the minute hand when they'll create an angle of 90 degree तो हम कहेंगे the hands of the clock they are perpendicular to each other। जब hands of the clock एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम कहते हैं the hands of the clock are opposite to each other। and when the hands of the clock दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तब हम कहते हैं the hands of the clock coincide with each other। तो ये बेसिक टर्म्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं। चलो एक बार क्विकली इनका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? The dial of the clock is circular in shape। The dial of the clock is circular in shape। सर्कल होने की वजह से इसका जो मेजरमेंट है 360 डिग्रीज हो जाता है। दूसरी चीज जो मैंने बताई डायल ऑफ द क्लॉक के बाद, the hands of the clock there are basically 3 hands of the clock। one is second hand, second one is minute hand and the third one is hour hand। इसमें से second hand को इग्नोर करो, minute hand and hour hand जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
मिनट हैंड जब एक बार पूरा राउंड रोटेशन लगाता है तो 60 मिनट्स कवर करता है। आर हैंड जब एक बार पूरा राउंड रोटेशन लगाता है तो 12 आवर्स कवर करता है। ये हमने डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कंपोनेंट जो है नंबर्स इन द क्लॉक। सो इन ऑल देयर आर 12 नंबर्स इन द क्लॉक इक्वली प्लेस्ड। 12 नंबर से जो इक्वली प्लेस्ड है तो 360 डिग्री पे 12 नंबर्स प्लेस किए हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इसका मतलब हर एक नंबर के बीच में जो गैप आएगा मित्रों वो 30 डिग्रीज का आएगा। सो याद रखना द स्पेस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज ऑफ 30 डिग्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि दो नंबर के बीच में 5 मिनट होते हैं यानी दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मिनट स्पेस। दो नंबर के बीच का स्पेस जो है दैट इज डिवाइडेड इन 5 मिनट स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि 30 degrees is divided into 5 minute space. It means 1 minute is equal to 6 degrees approximately. 1 minute is equal to 6 degrees. 5 minutes is equal to 30 degrees. ठीक है? And the entire 60 minute will come up to 60 minutes into 6 degrees that will come up to 360 degrees. तो यहां तक का बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये बेसिक समझा होगा तो मित्रों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ठीक है, सो ये सबसे पहला टाइप है क्वेश्चंस ऑन एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स। ठीक है, सो यही हमें पढ़ना है। बेसिक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया सर। इतने बेसिक्स भी अगर याद रखते हो ना तो भी काफी है। मित्रों हमारा ना सिलेबस बहुत वास्ट है तो इसमें हर एक चीज याद रखना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स कवर करके दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। बस इतना याद रख लिया ना आपने तो नैया हो गई पार। चलो सो क्वेश्चंस ऑन एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स। ठीक है, सो पहला ये केस कवर करेंगे यानी बेसिकली है क्या। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया जाएगा। ये आपकी घड़ी है। घड़ी को तो हम प्लॉट कर पाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। ये 12 6 3 9 बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11 ऐसे हमने घड़ी बना ली। देखो मेरी डायग्राम जो है मेरी डायग्राम बिल्कुल अच्छी नहीं है तो डायग्राम पे कृपया मत जाइएगा। डायग्राम और बाल जो है हमेशा बिखरे होते हैं हमारे। तो मित्रों इन पे मत जाइएगा, बाकी कंटेंट के ऊपर आप फोकस रखिएगा। सो मित्रों देखिएगा अब आपको ऐसे पूछते हैं अगर घड़ी के कांटे अगर आर हैंड इज सॉरी मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड आर हैंड इज ऑन 3 तो व्हाट इज द एंगल यानी 3 बज चुके हैं घड़ी में। तो अगर घड़ी में 3 बज चुके हैं टाइम हो चुका है 3 AM हो PM हो जो भी है। ठीक है, सो टाइम घड़ी में हो गया है 3 बज चुके हैं घड़ी में। तो 3 बजे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 2 बजे होंगे तो कितने डिग्रीज का एंगल, 1 बजे होंगे, 2:10 हुए होंगे, 2:20 हुए होंगे। तो ऐसे ब्ला 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 एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पे हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। अब जवाब देने के लिए सर ये कैसे कैलकुलेशन करें। अब सर यहाँ पे 3 बज चुके हैं तो आंसर बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल सी दिख रही है सर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बन चुका है तो यहाँ पे द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये तो हम आराम से बता पाएंगे सर, ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन सर अगर 2:10 पे एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कितना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2:10 यानी सर देखो अगर ऐसे 2:10 का पूछ लिए ना तो सर पंगे हो जाते हैं सर। कैसे पंगे हो जाते हैं सर, देखो 2:10 बजाने हैं घड़ी में तो कुछ ऐसे बजाने पड़ेंगे सर। यानी 2:10 यानी ये जो आर्स की सुई है ये यहाँ पे कहीं होगी और ये जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट पे यानी यहाँ पे होगी सर। सो यहाँ पे कहीं 2:10 पे अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये कैलकुलेट करना सर मुश्किल ही नहीं सर, नामुमकिन है सर। तो कोई शॉर्टकट है तो बता दो सर, प्लीज बता दो सर। बच्चों की क्यों जान ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हमने शॉर्टकट सुनाई है, चिंता मत करो। बस फॉर्मूला याद रखना है सर। फॉर्मूला अरे बहुत सिंपल है मित्रों, चिंता मत करो। देखो फॉर्मूला देख लो पहले। ठीक है, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज डिनोमिनेटेड बाय दिस साइन थीटा।
सो थीटा बचपन में आया था, याद रखना है तो रखो, नहीं तो डायरेक्टली एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू एम, एम स्टैंड्स फॉर मिनट, माइनस 30 इंटू एच। ये छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला को याद करेंगे हम। 11/2 इंटू एम minus 30 into h, where n stands for minutes, h stands for hours। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था कि अगर आपके घड़ी में 3 बजे है, इसका मतलब यहाँ पे मिनट है, मिनट 0 है, एग्जैक्टली 3 बजे तो मिनट्स 0 होंगे, और आवर्स जो है वो आवर्स होंगे 3। ठीक है, सो 3 बजे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा? तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स तो 0 है सर, तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 30 इंटू एच, एच इज आर्स, आर्स कितने हैं? 3 है, तो 3 लिख दो यहाँ पे। सो 11/2 इंटू 0, इसका आंसर तो 0 आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू द आंसर एज 0, माइनस 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना आएगा? 90, तो 0 माइनस 90 इज माइनस 90। मित्रों एंगल की केस में साइन को इग्नोर करना, ठीक है, तो जो भी माइनस में आंसर आए, प्लस में आंसर आए, इग्नोर दैट साइन, आंसर आ जाएगा 90। तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, आ गया आंसर हमारा। तो बस फॉर्मूला में डाल दो फिगर्स ऑफ मिनट्स और आवर्स, फॉर्मूला में डालना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। बात आ गई पकड़ में? बस फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो एंगल कैसे ढूंढना है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? फॉर्मूला याद रखना है 11/2 इंटू एम, एम स्टैंड्स फॉर मिनट, माइनस 30 इंटू एच, एच स्टैंड्स फॉर आवर्स। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया। यस, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मित्रों दूसरा एक क्वेश्चन लिया था, 2:10 पे, 2:10 पे व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? बहुत सिंपल है, 2:10 का कैलकुलेशन करना है तो वो भी करवा देते हैं। ठीक है, सो 11/2 इंटू मिनट्स तो 10 है, माइनस 30 इंटू एच, आवर्स 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, 11/2 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 2। सो बहुत ही सिंपल है, देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 11 इंटू 10 दैट कम्स टू 110, 110, 11 इंटू 10 करेंगे 110 आएगा, डिवाइड बाई 2 करो, 110 डिवाइडेड बाई 2 आपको आ जाएगा 55, माइनस 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 आएगा 60 मित्रों। तो 55 माइनस 60 इस -5, साइन को मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था, तो 55 माइनस 60 ये आएगा आंसर 5 डिग्रीज। तो 2:10 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा मित्रों, वो एंगल क्रिएट होगा 5 डिग्री का। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, सो मित्रों अब ये दोनों एग्जांपल मैंने सॉल्व करके आपको बताया, लेकिन आपकी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, मैं आपको समय दूंगा 1 मिनट का, पहले केस का फॉर्मूला लिखने के लिए 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड्स का समय है। ठीक है, पहला केस कौन सा है? हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। तो द फॉर्मूला इज वेरी मच सिंपल, एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ये छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फटक से कॉपी कर लीजिएगा। मित्रों मैं सिस्टम बता देता हूं, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, केस बताऊंगा, केस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उसका शॉर्टकट रहेगा तो शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, और 2 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, सो दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे बढ़ते जाएंगे मित्रों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो कॉपी कर लीजिए पहली केस, फटक से कॉपी कर लीजिएगा, समय कम है इसलिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन क्लॉक में पहला केस है, कर दिया कॉपी, वेरी गुड। चलो सो अब बात करते हैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत। थोड़ा सा फास्ट लिख रहे आप, है ना? आई एज्यूम, आई बिलीव रिवीजन बैच है तो शायद आप लोगों का स्पीड और अटेंशन दोनों ज्यादा होगा।
चलो 2 क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। बिना एग्जाम्पल की तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एग्जाम्पल लेने जरूरी है। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कैलकुलेटर लेके तैयार रहिएगा, पेन पेंसिल बुक सब होना चाहिए। एग्जाम्पल फटक से नोट करना है, फटक से फॉर्मूला लिखना है और आंसर निकालना है। आपका आंसर आने के बाद मैं आपको सॉल्व करवा के आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है बता दूंगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को इग्नोर कर दीजिएगा, इग्नोर द क्वेश्चन नंबर। सो व्हेन द टाइम इन द क्लॉक इज 6 AM, जब घड़ी में 6 बज चुके होंगे, देन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज, तो घड़ी में बज गए 6, तो बताइए क्या होगा समय। ठीक है, हमेशा की तरह मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स आपको दी जाते हैं, 30 सेकेंड्स पे आंसर निकालना है। हाँ, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें मित्रों, एग्जामिनेशन में आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल 51 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, 51 सेकेंड्स होंगे एक क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करने के लिए, ओनली 51 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन रीड करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकेंड्स का समय लेना है और सॉल्व करना है आपको 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, सो 30 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो 50 सेकेंड्स आपके पास होंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं होने वाला। सो ट्राई एंड सॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल। सो कर दिया सॉल्व। चलो अब यहाँ पे 6 बजे हैं, टाइम समय 6 बजे है, यानी इसका मतलब यहाँ पे मिनट्स तो 0 हो गए और आवर्स जो है वो 6 है। अब फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 11/2 into minutes minus 30 into h। सो 11/2 into minutes तो 0 है, माइनस 30 into h, h आज 6 है, तो 11/2 into 0 is 0, माइनस 30 into 6 is 180। 0 माइनस 180 आंसर आएगा आपका 180 डिग्री। साइन को इग्नोर कीजिएगा। तो जब घड़ी में 6 बजते हैं, 12, 3, 6, 9, तो घड़ी में जब 6 बजते हैं तो इसका मतलब आपका जो आर हैंड है, मिनट हैंड जो है वो आपका 12 बजे पे होगा और आपका आर हैंड जो है वो 6 बजे पे होगा। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है ना मित्रों, एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, सो आपने अगर 180 डिग्री ढूंढा होगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, सो और एक क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। When the time in the clock is 5:20 PM, then the angle between the hands of the clock is 5:20 पे एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक क्या होंगे, ये आपको बताना है। कोशिश कीजिएगा फटाफट बताने की। When the time in the clock is 5:20 PM, then the angle between the hands of the clock is। ठीक है, सो आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, आई अज्यूम, आई बिलीव। ठीक है सर, चलो समय देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आराम से नोट कीजिएगा, आवर्स कितने हैं, मिनट्स कितने हैं, फार्मूला नोट कीजिए और उसके बाद फटक से सॉल्व कीजिएगा। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, सो बहुत बच्चे वो क्या करते हैं, क्लॉक ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बीच में स्पेस काउंट करते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है मित्रों। क्लॉक वर्क टाइम इतना ड्रॉ करने के लिए आपके पास समय नहीं है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो उतना आपके पास समय भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप लीजिएगा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आवर्स और टाइम, डायरेक्टली आवर्स और मिनट्स फार्मूला में डाल दीजिएगा और आंसर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, सो इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो सो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका आवर्स है 5 और आपके मिनट्स है 20। So the formula is for finding out angle between the hands of the clock is 11/2 into h, sorry, 11/2 into m minus 30 into h, ये फॉर्मूला है। तो 11/2 into m मिनट्स 20 है, माइनस 30 into r जो है वो 5 है। सो 11/2
इंटू 20, इसका आंसर जो आएगा 110 आएगा। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस है इसके वजह से हमारे आंसर्स फटाफट आ जाते हैं। ठीक है, सो 30 into 5 is 150, सो 110 minus 150, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मित्रों 40 डिग्रीज। ठीक है, सो माइनस का साइन हमें इग्नोर करना है। तो 5:20 पे जो एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बनेगा वो 40 डिग्री का एंगल बनेगा। मित्रों आई होप टाइप 1 सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब करेंगे शुरुआत हम टाइप 2 के साथ। मित्रों जो नेक्स्ट केस है हमारी, पहली केस तो फाइंडिंग ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये हमें एकदम आराम से समझ में आ गई। इसका फार्मूला भी हमें याद रहेगा सर। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ढूंढने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। ये छोटा सा फार्मूला हमें याद रखना है सर, इसके अलावा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो ये समझ में आ गया सर एकदम परफेक्टली। सर अब दूसरा केस क्या है ये बताओ। अब दूसरे केस में मित्रों हमें ये ढूंढना है कि इन अ पर्टिकुलर आर, ठीक है, यानी आपके घड़ी में घड़ी पूरी 12 एक राउंड रोटेशन में 12 आवर्स घूमती है, तो उसमें से 1 आवर में द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे टेक मल्टीपल पोजीशंस। ठीक है, यानी आपका मिनट हैंड जो है और आपका आर हैंड जो है ना, वो घूमते वक्त एक दूसरे के साथ अलग अलग स्थिति में रहता है। तो उनमें से 3 कॉमन स्थितियां जो है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहली स्थिति यानी जिसका वर्णन ऐसे कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, when the hands of the clock they make an angle of 90 degrees, 90 अंश का जब कोण बनाया जाता है, तो ये एक स्थिति है। दूसरी, when the hands of the clock they are opposite to each other, 180 अंश का कोण जब बनाया जाता है। और आखिरी स्थिति ऐसे है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, सो ऐसे 3 स्थितियां 1 घंटे में कब और कितने बजे आ सकती है, इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जाता है। वेरी नॉट, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा ये 3 स्थितियों का मतलब क्या है। ठीक है, सो चलो आइए करते हैं डिस्कशन ये तीनों केसेस के ऊपर। पहले मित्रों हम ये तीनों केसेस को समझने की चेष्टा करेंगे। तो कौन सी ये 3 केसेस है। पहली केस जो है व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, यानी आपकी हिंदी भाषा में बतानी है तो मजेदार है हिंदी भाषा। जब दोनों हाथों का मिलन हो जाता है एक दूसरे के साथ, मैं घड़ी के हाथों की बात कर रहा हूं मित्रों, जब दोनों घड़ी के हाथों का एक दूसरे के साथ मिलन हो जाता है तो उसको कोइंसाइड विद ईच अदर कहता है। देखो मेरी भाषा का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, लेकिन मित्रों कोशिश करते हैं आपके अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने की। When the hands of the clock they coincide with each other का मतलब होता है, ठीक है, आपके उस घंटे में उस आर में पर्टिकुलर ऐसा समय आता है जब दोनों भी हाथों का एक दूसरे के साथ मिलाप होता है, वही समय आपको बताना है। ठीक है, when the hands of the clock coincide with each other। चलो समझने के लिए हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। देखो यहाँ पे अगर आप घड़ी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से दिख रही है, घड़ी देख रहे हो, तो ये एक पर्पल कलर का कांटा जो है वो आपका आर हैंड है, और उसके पीछे बड़ा वाला जो कांटा है जो छिप गया उसके पीछे वो है मिनट हैंड। मिनट हैंड हमेशा आर हैंड से बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। तो ये पूरे, और अरे कहाँ गायब हो गया, आजा भाई, आ गया देखो। तो ये अरे फिर से गायब हो गया, फिर से आजा रे मेरे दिल भर। हाँ ठीक है, चलो आ गया। अब मित्र ये जो मिनट हैंड है और ये जो आर हैंड है, ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, यानी मिनट हैंड जो है घूमते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। ठीक है, यानी 1 आवर में वो 60 मिनट्स घूमता है। मिनट हैंड 1 आवर में 60 मिनट्स घूमता है। जब वो घूमता है तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आता होगा कि ये ज्यादा तेज घूमता है मिनट हैंड, तो कहीं ना कहीं घूमते घूमते ऐसा समय आता होगा कि ये दोनों का मिलाप होता होगा। ठीक है, सो उस केस को कहता है कोइंसाइड होना। सो मित्रों कितने बार कोइंसाइड होते होंगे ये दोनों हाथ 1 आवर में। ठीक है, 1 घंटे में दोनों हाथ का एक दूसरे के साथ कितने बार मिलाप होता होगा। ठीक है सर, अगर हम ठीक से सोचते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है सर कि 1 आवर में, ये समझो मिनट हैंड है, पेन नीचे रखते हैं, ये समझो मिनट हैंड है और ये समझो आर हैंड है, तो ये एक दूसरे के साथ दोनों का मिलाप 1 घंटे में पूरा राउंड रोटेशन में एक ही बार होगा। सो in 1 hour both the hands will coincide with each other only once।
ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आपको याद भी रखनी है। इन 1 hour दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर ओनली वंस। सर ये समझ में आ गया सर, लेकिन जब कोइंसाइड होंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्रीज का बनेगा मित्रों? अब वो आप ही बता सकते हैं। जब ये दोनों हाथ एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे यानी इनका मिलाप हो रहा है, मिलाप हो रहा है यानी ये एक दूसरे से जुड़ गए, तो इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रहा। जब मिलाप होता है तो स्पेस खत्म हो जाती है। I am talking only and only about hands. When the hands of the clock they coincide with each other, तो स्पेस कैसे रहेगा इनके बीच में? कोई स्पेस ही नहीं रहेगा मित्रों। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना मित्रों, वो 0 डिग्रीज का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्रीज। अब ये छोटे छोटे सवाल एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं कि when the hands of the clock coincide with each other, the degree which is created, the space which is created is of how much degree? तो इट कैन बी मेजर्ड इन 0 डिग्रीज। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। अब आगे बताइए सर। सर अब बताइए सर, 12 आवर्स में, 12 घंटे में, ठीक है, कितने बार कोइंसाइड होते हैं? सो मित्रों 12 आवर्स में द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर 11 टाइम्स। कितने बार कोइंसाइड होते हैं? 11 बार कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, ओके सर। सो ये भी समझ में आ गया सर कि पूरे 12 आवर्स में जब यानी ये जो घड़ी का आर का हैंड है, जब 1 2 3 4 5 6 घूम घूम के सर फिर से यहां पे आएगा ना, तो वो कितने बार कोइंसाइड होता है मित्रों? 11 बार कोइंसाइड होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। ये हो गया वन रोटेशन में। वन रोटेशन इज ऑफ 12 आवर्स। आर हैंड्स का वन रोटेशन इज ऑफ 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में 11 बार कोइंसाइड होगा। सर 24 आवर्स में कितने बार कोइंसाइड होगा? यानी एक दिन में ये दोनों हाथ एक दूसरे के साथ कितने बार मिलेंगे? सर ये 22 बार मिलेंगे। 22 टाइम्स इनका मिलाप होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये कुछ फाइन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है। सो मैंने क्या क्या बताया? पहले तो मैंने बताया आपको कोइंसाइड होने का मतलब। कोइंसाइड होने का मतलब है ये दोनों हाथों का एक दूसरों के साथ मिलाप होना। तो मिलाप कितने बार होता है? 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। सर जब ये कोइंसाइड होता है तो इनके बीच में जो एंगल बनता है सर वो कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का एंगल बनता है मित्रों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो सर, अब हमें इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आप हमें बताएंगे क्या? जरूर बताएंगे। और सर वो सॉल्व करने के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला जैसे आपने पहले दिया था, ऐसे कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ, फॉर्मूला भी है सर, वो भी बताएंगे। बिल्कुल, वो भी हम आपको बताएंगे सर। तो फॉर्मूला बताने के कष्ट करेंगे सर। यस, अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए है। यानी पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यह पूछा जाएगा 2 और 3 बजे के बीच में। ध्यान देके सुनिएगा किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। 2 और 3 बजे की समय में, ठीक है, when will the hands of the clock coincide with each other? Between 2 and 3, 2 और 3 बजे के समय में, ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम होगा दोनों हाथ घड़ी के एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे? ठीक है सर। तो सर आपको यहां पे एंगल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि एंगल तो हमें पता है कोइंसाइड होने के बाद एंगल 0 डिग्रीज का बनता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द एंगल, दे आर गोइंग टू आस्क यू टाइम इन दिस केस। ठीक है, सो व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड व्हेन द टाइम इज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 बजे के बीच में, ठीक है, ये दोनों कांटे एक दूसरे के साथ कब कोइंसाइड होते हैं ये आपको बताना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5। देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 12/11 इंटू h इंटू 5। 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होता है। 12/11 इंटू h इज आवर्स। आर कौन सा? स्टार्टिंग आर लेना है। ठीक है, रिमेंबर दिस, स्टार्टिंग आर आपको लेना है। यानी 2 और 3 में स्टार्टिंग आर कौन सा है? 2। आपको ढूंढना था 2 और 3 बजे के बीच में कब कोइंसाइड हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग आर 2 है, तो आपको 2 लेना है, इंटू 5 करना है। ठीक है, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं मित्रों बहुत आराम से। 12/11 इंटू स्टार्टिंग आर इज 2 इंटू 5। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12/11 इंटू 2 इंटू 5 कम्स टू 10। ठीक है, सो इसको आगे सॉल्व करो। 12 into 10/11, this comes to मित्रों 120/11।
अब ये 120/11 ये जो आंसर आया 12 into 10 is 120 divided by 11. अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली 120 डिवाइडेड बाय 11 ऐसे करके बिल्कुल सॉल्व नहीं करोगे, आपको आंसर आएगा 10.90। ये गलत, यानी ये आपके ऑप्शंस के साथ कहीं पे भी मैच नहीं होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है 120/11 करेंगे आपको, तो आंसर आपको आएगा 10.90। क्या आएगा? 10.90। तो मित्रों आपको क्या करना है, पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख के लेना है 11, और आपको जो आंसर आया वो 10.90 था, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू को इग्नोर करो, यहां पे सिर्फ 10 लिख दो, ठीक है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो 120/11 को आपने सॉल्व यानी कैलकुलेटर पे डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आएगा 10.909090 ऐसा आएगा। तो उसमें से, ठीक है, पहले तो आप ये डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख लीजिए, उसके बाद ये जो आंसर आ रहा है इसमें से डेसिमल के बाद की चीज इग्नोर करो और बस ये कंसीडर करो, 10 ले लिया। अब ये दो वैल्यूज आपको आ गई, बस न्यूमरेटर खाली पड़ा है वो आपको लेना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता देता हूं। देखो क्या करो, 11 into 10 करोगे, ये डिनोमिनेटर और ये 10 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 into 10 कितना आएगा? 11 into 10 आपका आंसर आएगा 110, 110। लेकिन न्यूमरेटर में तो 120 था, न्यूमरेटर में वैल्यू कितना था? 120, और हमारा 11 into 10 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 110। तो 110 और 120 इसमें का डिफरेंस कितना है? 110 और 120, 120 माइनस 110, इसके बीच का डिफरेंस 10 आएगा, तो बस ये 10 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 10 and 10/11 मिनट्स पास्ट 12 पास्ट 2 o'clock, ठीक है। सो 2:10 and 10/11 मिनट के बाद द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। यानी कोइंसाइड कब होंगे, ठीक है, 2:10 10 मिनट, देखो 2 यहां पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर, यहां पे कहीं, ठीक है। 2:10 एंड 10 and 10/11 मिनट्स पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। सो मित्रों आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल था। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला याद रखना है कोइंसाइड, और वो कैलकुलेशन आपको याद रखना है, जो मैंने कैलकुलेशन बताया ना वो कैलकुलेशन याद रखना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हम साथ में करेंगे और एक क्वेश्चन आप अकेले कर देना, यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला केस जो मैंने लिया है वो कोइंसाइड वाला केस लिया है। कोइंसाइड का मतलब दोनों हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो इनके बीच में 0 डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है मित्रों। ये 1 घंटे में एक बार जुड़ते हैं, 12 घंटे में 11 बार जुड़ते हैं, और 24 घंटे में यानी एक दिन में ये 22 बार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। सो जब ये जुड़ते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5। सो मित्रों आई होप ये क्लियर हो गया, इसमें शायद ही आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेंगे हम ताकि आपको कैलकुलेशन का पार्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर। 3 और 4 बजे के बीच में, ठीक है, घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे के साथ कब कोइंसाइड होंगे, किस समय पे कोइंसाइड होंगे। तो यहाँ पे 3-4, 3 और 4 बजे के बीच में, इसका मतलब स्टार्टिंग आवर इज 3, तो हमारा h आ गया 3, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 12/11 इंटू h इंटू 30, सॉरी मित्रों h इंटू 5 है 50, ओके। सो 12/11 इंटू h इंटू 5, ठीक है। सो इसमें h इज स्टार्टिंग आवर, सो 12/11 इंटू h 3 है इंटू 5, ये हमें सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, साथ साथ में सॉल्व करेंगे, शायद यहां तक आपने नोट किया होगा। पहले तो मैंने स्टार्टिंग आवर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला हम तो भूल नहीं सकते कभी, 12/11 इंटू h इंटू 5। सो 12/11 इंटू h स्टार्टिंग आवर वाज 3 इंटू 5 किया है हमने, सो 3 इंटू 5 15 आता है, तो 12/11 इंटू 15/11। तो पहले देखो ये ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे ले लिया,
ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। पहले किसको सॉल्व करके लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके लेंगे। 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। अब 12 इंटू 15 ये मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, देखो स्टेप्स देख लेना। ठीक है, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर से। तो 12 इंटू 15 करूंगा, वो आएगा 180/11। सो जब ये 180/11 आएगा मित्रों, 180/11, तो इसके आगे का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अब क्या करें, पहले कैलकुलेटर पे 180 डिवाइडेड बाई 11 का आंसर निकाल के रखो। 180 डिवाइडेड बाई 11 का आंसर कैलकुलेटर पे आप क्या आएगा, 16.363636। तो उसमें डेसिमल के बाद की चीज इग्नोर करनी है, बस 16 को पकड़ लेंगे हम। ओके, तो पहले 11 एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसके बाद 16 यहां पे लिख दिया, उसके बाद 16 इंटू 11 कीजिए। 16 इंटू 11, 16 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में चाहिए 180 हमें, हमारे पास आ गया 176। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो न्यूमरेटर में लिख दो 4। ठीक है, सो ये 16 मिनट, 16 एंड 11/4 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, 3 AM PM जो भी होगा, 3:16, 16 and 4/11 minutes पे the hands of the clock will coincide with each other. This is how you will get the answer. ठीक है, बहुत सिंपल है मित्रों। तो ये coincide वाला केस मैंने सिखा दिया, but I am not happy. Why? Because I want you to solve one question. ठीक है, without me, without my help. तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा विदाउट माय हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया आपके सामने। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर। 7 और 8 बजे के समय में, ठीक है, दोनों हाथ एक दूसरे के साथ कब कोइंसाइड करेंगे, ये आपको बताना है। आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस। मित्रों आ गया आंसर? आई होप आपका आंसर आ गया होगा। आई अज्यूम आपका आंसर आ गया होगा, या अभी भी सॉल्व कर रहे हो? इतना समय तो नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सुमित्रो इसका आंसर जो है वो है स्टार्टिंग आर 7 एंड आर 8। सो इसका आंसर कैलकुलेट करते वक्त फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। यहाँ पे h इज इक्वल टू 7 तो हमें आ चुका है। सो फॉर कैलकुलेटिंग टाइम द फॉर्मूला इज 12/11 इंटू h इंटू 5। सिंपल सा फॉर्मूला है। सो 12/11 इंटू स्टार्टिंग आर 7 है इंटू 5। सो 12/11 इंटू 7 इंटू 5 35। ठीक है, सो 35 आ गया। 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। स्टेप्स याद है हमारी,
35 इंटू 12 कर लेना आराम से, 420 आ जाएगा, 420 बाई 11। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, 420 बाई 11 का आपको जो आंसर आएगा वो ऊपर लिख लेना। ठीक है, 420 बाई 11 डिवाइडेड बाई 11 का आंसर आता है 38.181818 ऐसा आंसर आएगा आपको, 38.181818 ऐसा आंसर आ रहा है मित्रों। है ना? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें से आपको लेना है सिर्फ 38। तो पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, 38 लिख के लेना है। उसके बाद 38 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा 418, 418। और उसके बाद 418 और 420 जो न्यूमरेटर में चाहिए उसके बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आता है 2। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो 11 इंटू 38 ये आएगा 418 और हमें चाहिए 420 न्यूमरेटर में, तो 420 माइनस 418 डिफरेंस कितना आता है 2, वो यहाँ पे लिखना है। तो इसका मतलब होता है इतने मिनट्स के बाद ये कोइंसाइड होंगे। ठीक है, 7:38 7 AM PM जो भी है। ठीक है, सो 7 AM हो या PM हो जो भी है, 7:38 एंड 2/11 के बाद द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शैल कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है मित्रों, आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया है ना? चलो, सो दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया। अब बढ़ेंगे आगे, हम नेक्स्ट टाइप से करेंगे हम शुरुआत। मित्रों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस वो आफ्टर व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर की बात का जो केस है वो है व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोइंसाइड वाले केस में हमने देखा कि दोनों हाथ जो है क्लॉक के वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, सो जब ओवरलैप होते हैं तो वो केस हमें एकदम परफेक्टली समझ में आ गया। अब अगला केस है व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाला। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या होता है सर? जब when the hands of the clock create an angle of 90 degrees, यानी जब दोनों हाथ मिलके 90 अंश का कोण बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं hands of the clock are perpendicular to each other। सर 90 अंश का कोण बनाते हैं, इसका मतलब देखो स्क्रीन पे आपके लिए एक छोटा सा घड़ी दिखा दिया है। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं मामू? 3 बज चुके हैं। सो 3 बज चुके हैं, इसका मतलब आपका जो मिनट हैंड है वो बिल्कुल 12 पे है, 12 पे है, और आपका जो आर हैंड है छोटा कांटा जो है वो 3 पे है। तो ये दोनों के बीच में एक अगर मिनट स्पेस देखे तो कितना मिनट स्पेस है? यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट और यहाँ पे 5 मिनट। सो 5 5 5 मिला के 15 मिनट स्पेस बनता है। तो 50 मिनट स्पेस पे एंगल कितने डिग्रीज का क्रिएट होगा? तो एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक्स आपको बताए थे तो उसमें मैंने आपको सिखाया था 1 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 6 डिग्रीज, 5 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो 15 मिनट स्पेस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओह आई सी सर, यस यू नीड टू सी दिस। सो याद रखना मित्रों, whenever the hands of the clock they are perpendicular to each other, then the minute space between the two hands is of 15 minutes.
द एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज, जो एंगल बना है ना वो 90 अंश का एंगल बना है मित्रों। ओके सर, तो फिर हर घंटे में कम से कम एक बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। मित्रों जैसे हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर के केस में देखा कि हर घंटे में एक बार तो कम से कम कोइंसाइड होते हैं, वैसे परपेंडिकुलर की केस में एक बार नहीं बल्कि दो बार, विद इन 1 आवर दो बार, विद इन 1 आवर दो बार हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो होता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। सर इसका मतलब एक घंटे में दो बार तो 12 घंटे में 24 बार? नहीं जी, 12 घंटे में 22 बार। Within 12 hours, the hands of the clock they are perpendicular to each other 22 times. Okay, fine. And in one day, then one day में कितने बार सर परपेंडिकुलर होते हैं? अब डबल कर दो, ठीक है। 12 आवर्स में अगर 22 टाइम्स होते हैं तो इसका मतलब सर 24 आवर्स में 44 टाइम्स जो है the hands of the clock they are perpendicular to each other. ओहो सर ये बात भी समझ में आ गई सर। सर ये याद रखना है क्या? बिल्कुल एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, इसके लिए याद रखेंगे। ओके सो अब यहाँ पे भी हमें ये सेम चीज देखनी होगी कि किसी पर्टिकुलर आर में किस टाइम पे हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो दो बार बनते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब इन अ पर्टिकुलर आर, ठीक है, आप दो बार हैंड्स ऑफ द क्लॉक को परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो दोनों बार के लिए फार्मूला अलग है, सेम फार्मूला है, या इसके लिए कोई शॉर्टकट है सर? जैसे आपने व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था सर, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, जिस समय पे पर्टिकुलर आवर्स के बीच में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर का आपने फार्मूला जो बताया था, अब भी वो हमारे जहन में सर। टाइम का फार्मूला सर, टाइम इज इक्वल टू 12/11, टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5, ये फार्मूला था सर। अब क्या परपेंडिकुलर के लिए भी वैसे कुछ फार्मूला है क्या? जी हाँ मित्रों, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के सामने ये फार्मूला भी आ रहा है, और शायद जिनके पास हमारा नोट्स नहीं है वो ये नोट भी कर रहे हैं। नोटबुक मैंने जैसे बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे समझते हैं ये रिवीजन बैच में कुछ करना ही नहीं है, बस सर को सुनते जाना है। नहीं मित्रों, हमारा रिवीजन बैच लेने का मकसद जो है क्लास की पब्लिसिटी या मार्केटिंग करवाना नहीं है। रिवीजन बैच सही मायने में आपका फायदा करवा के देने के लिए ही है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। हाँ, अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आती है तो वी आर 100% sure that you'll avail further services as well, but if you're not happy then definitely you can opt many other options, ठीक है। So that is altogether a different issue. Right now we are here just to make you understand all the concepts of CSET logical reasoning. So मित्र कृपया थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव होना जरूरी है, इसलिए नोटबुक लेके आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ये चीज आप ही के हित में होगी, ठीक है। चलो, सो व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसे केस में किस समय पे ये परपेंडिकुलर बनता है ये कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने रखा है। टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5। यहां तक का फॉर्मूला कॉमन है, कोइंसाइड का जो फॉर्मूला था वही परपेंडिकुलर का यहां तक कॉमन है, बस इसके आगे प्लस एज वेल एज माइनस दो साइन है। सर दो साइन क्यों? इधर प्लस होना चाहिए नहीं तो माइनस होना चाहिए। मित्र मैंने आपको बताया था कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक घंटे में दो बार ऐसे होता है, ठीक है। सो इसके लिए आपके दो साइंस है, प्लस और माइनस। ओके फाइन। सो प्लस का कब इस्तेमाल करना है, माइनस का कब इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। प्लस और माइनस 15 है। सर 15 क्यों प्लस है, माइनस 15 क्यों? अब इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूं आपको। मित्रों व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण जब एक दूसरे के साथ बनाते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस होती है वो 15 मिनट स्पेस होती है, 15 मिनट का स्पेस होता है। इसलिए यहां पे आपको जोड़ना या तोड़ना 15 से है, ठीक है। सो फॉर्मूला ओरिजिनल वाला ही रहेगा, बस उसमें 15 जोड़ना या तोड़ना है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, आप ये तीन केसेस जो देने वाले हो, कोइंसाइड, परपेंडिकुलर और लास्ट वाला केस जो व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर इन स्ट्रेट लाइन दैट इज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तीनों का आप फॉर्मूला सेम दोगे? जी हां, सिर्फ लास्ट का जो आपका एलिमेंट होगा उसमें चेंज होगा, और वो क्यों चेंज होगा बस उतना याद रखो, यानी तीनों फॉर्मूला अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपल, ठीक है। सो कोइंसाइड के केस में व्हाट इज द फॉर्मूला? 12/11 into h into 5। देन परपेंडिकुलर की केस में फॉर्मूला क्या होगा? 12/11 into h
प्लस या माइनस 15। ओके 15 क्यों, रीजन भी बता दिया मैंने आपको। चलो इसके बाद लास्ट वाला केस, ओहो लास्ट वाला केस अभी नहीं, ठीक है पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट वाले केस का हम डिस्कशन करेंगे। ओके सो परपेंडिकुलर वाली केस में सर एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है आप चाहो तो हम साथ साथ ही सॉल्व कर लें, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन क्विकली टुगेदर, कपल ऑफ क्वेश्चंस रादर। सो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन मित्रों। At what time between 2 o'clock and 3 o'clock the hands of the clock are perpendicular to each other? 2 और 3 बजे के समय के बीच में ऐसा कौन सा समय रहेगा जब हैंड्स ऑफ द क्लॉक एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे? तो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए दोनों हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फटक से। मित्रों फॉर्मूला तो हम जानते ही है, टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5 प्लस या माइनस 15। ओके सर प्लस साइन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे या माइनस साइन का, और कब प्लस साइन का इस्तेमाल करना है और कब माइनस साइन का, सर इसके लिए भी कोई हिंट दे दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, ठीक है आपको बता दे पहले कि यानी आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्लस साइन का कब इस्तेमाल करोगे और माइनस साइन का कब इस्तेमाल करोगे। सो मित्रों जब आपका जो टाइम दिया है क्वेश्चन में, जिस समय पे आपका हैंड्स ऑफ द क्लॉक परपेंडिकुलर ढूंढने हैं, अगर वो समय इस रेंज में 12 से लेके 6 बजे के रेंज में, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 12 और 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 और 5 और 6, ठीक है इस समय में व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है यानी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे करंट क्वेश्चन में आपको 2 to 3 के बीच में का पूछा था, 2 और 3 के बीच में व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब आपके क्लॉक के राइट हैंड साइड का, यानी हमारी क्लॉक को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है ठीक है, यानी ये क्लॉक से आप सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा राइट साइड ऑफ द क्लॉक और ये आएगा लेफ्ट साइड ऑफ द क्लॉक, ठीक है। सो मित्रों जब राइट साइड के टाइम के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा सवाल आपको पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको प्लस साइन का इस्तेमाल करना होगा, और उसी जगह आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है आपके लेफ्ट हैंड साइड का समय दिया होगा, जैसे 7 और 8 के बीच में व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 6 और 7 के बीच में व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा आपको पूछा गया है तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको माइनस साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो प्लस साइन कब यूज करना है, माइनस साइन कब यूज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। माइनस साइन का भी घड़ी दिखा दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। देखो 6 और 12 बजे के बीच का अगर समय रहेगा तो ऐसे केस में आपको जो साइन यूज करना है वो निगेटिव साइन यूज करना है, माइनस साइन का प्रयोग करना है, ठीक है। सो मित्रों अब बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की ओर। सो परपेंडिकुलर की प्रॉब्लम की ओर आ जाता है। देखो यहाँ पे जो टाइम दिया था, हमें टाइम दिया था 2 और 3 बजे के बीच में, ठीक है। चलो सो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, हमें प्लस साइन का इस्तेमाल कब करना है, माइनस साइन का इस्तेमाल कब करना है, तो ये तो हमें समझ में आ चुका है। तो जब आपको टाइम 2 और 3 o'clock के बीच में दिया है, 2 और 3 बजे के बीच का अगर आपको समय दिया है, तो दैट 2 और 3 बजे का समय जो है घड़ी के राइट हैंड साइड पे आता है, क्लॉक के राइट हैंड साइड पे आता है। तो राइट हैंड साइड की केस में द साइन दैट वी यूज इज पॉजिटिव, प्लस वाला साइन यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो था टाइम व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज इक्वल टू 12/11 इनटू, मित्रों फॉर्मूला लिखते हो ठीक से लिखना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट into bracket h into 5 plus 15 और अब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो सिर्फ h into 5 को ब्रैकेट नहीं है, फॉर्मूला को ठीक से समझ लीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। सिर्फ h into 5 को ब्रैकेट नहीं है, बल्कि h into 5 plus 15 इसको भी एक बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब पहले इतना सॉल्व करके लेना है, उसके बाद 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो h into 5, h इज स्टार्टिंग आर आपका 2 है, सो 2 into 5 plus 15। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐसे ही बताते जाऊंगा, वो आपको याद रखने। क्या होता है ना, एग्जामिनेशन के वक्त हम पढ़ाई करते वक्त फटाफट सारे फॉर्मूलाज रट लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, और जब पेपर आता है तो पेपर में गलती कर बैठते हैं, ठीक है, गलत कैलकुलेशन कर बैठते हैं। सो 12/11 इंटू बॉडमास रूल आप सब लोगों को पता होगा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो 2 into 5 is 10, 10 plus 15, ठीक है। सो 10 plus 15 is 25। तो पहले मैंने 2 into 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आंसर निकाला, 10 और 15 का एडिशन किया, 10 और 15 का एडिशन करने के बाद मित्रों आपको आंसर यहाँ पे 25 मिलता है। तो 12/11 into 25,
तो पहले आप ये मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर और 12 जो है न्यूमरेटर इंटू 25 का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ढूंढ लीजिएगा। आपका आंसर आ रहा है 300 डिवाइडेड बाई 11। अब आपके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हल्के से 300 को 11 से डिवाइड कीजिएगा। 300 से को 11 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है 27.2727 यानी 27.27272727 ऐसा आंसर आता है। लेकिन अपने को डेसिमल्स के बाद का पार्ट इग्नोर करना है, ये तो आप जानते ही हो। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख के लेना है, यहाँ पे सिर्फ 27 आएगा। सो 27 इंटू 11 जब हम करते हैं तो हमें आंसर आता है 297। न्यूमरेटर में हमें 300 चाहिए, न्यूमरेटर में हमें 300 चाहिए, लेकिन है 297 हमारा आंसर। तो 297 और 300 के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। सो इसका मतलब एट 27 and 3 by 11 minutes past 2 o'clock the hands of the clock will coincide with each other। ठीक है, इसका मतलब 2:27 एंड 3/11 पे the hands of the clock जो है वो एक दूसरे के साथ मित्रों कोइंसाइड होंगे। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किया, एक आपको खुद को सॉल्व करना है। तो आपको जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। At what time between 4 o'clock and 5 o'clock the hands of the clock are perpendicular to each other। 4 और 5 बजे के बीच में, और एक क्वेश्चन लूंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। 4 और 5 बजे के बीच में when the hands of the clock are perpendicular to each other, ये आपको बताना है। ठीक है, आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। सो मित्रों शायद आपने इसको सॉल्व किया होगा है। सो लेट्स चेक। ठीक है, ज्यादा समय तो लगता नहीं है आपको। स्टार्टिंग आवर जो है आपका 4 o'clock है, एंड आवर 5 o'clock। 4 और 5 जो है राइट हैंड साइड पे आता है। सो मित्रों फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम at which the hands of the clock will be perpendicular to each other between 4 o'clock and 5 o'clock। तो वो टाइम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 12/11 into h into 5 प्लस 15 प्लस साइन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि समय जो है घड़ी के राइट हैंड साइड पे है, तो प्लस साइन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। h इंटू 5, यहाँ पे जो आवर्स है वो 4 आवर्स है, 4 इंटू 5 प्लस 15। सो मित्रों यहाँ पे 12/11 सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अब ट्रिक समझ में आ गई। तो 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 35, सॉरी 20 प्लस 15 इज 35। ठीक है, सो कुछ कैलकुलेशन ओरली भी करते जाएगा। हाँ, लेकिन शायद 12 इंटू 35 का कैलकुलेशन आपको ओरली ना आए, क्योंकि 35 का टेबल हमें याद नहीं रहता। तो कोई दिक्कत नहीं, 420 इसका जवाब है। सो 420 नंबर बहुत ही अजीब है, ठीक है, लेकिन है, कुछ कर नहीं सकते। 420 डिवाइड बाई 11 का आंसर जो आता है वो 38.1818 आता है। तो आपको डिनोमिनेटर में 11 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 38 को एज इट इज प्रिंट करोगे आप, तो 38 इंटू 11, ये जो आंसर आएगा 418 आएगा। तो 420 माइनस 418, इसका आंसर आता है 2। तो 38 and 2 by 11 minutes past 4 o'clock पे the hands of the clock will coincide with each other। ये जो आंसर है, टाइम का आंसर जो आता है ना मित्रों, वो मिनट्स आता है। यानी 4 और 5 बजे के बीच में कितने मिनट्स पे the hands of the clock will coincide with each other। तो 4:38 and 2/11। ठीक है, 4:38 और 2/11 पे the hands of the clock they will coincide with each other। चलो सर, ये बात आ गई समझ में सर। अब सर सर एक क्वेश्चन ये लीजिएगा। हाँ सर, कौन सा लीजिएगा सर? ये क्वेश्चन ये लीजिएगा सर। हाँ, at what time between 7 o'clock and 8 o'clock the hands of the clock shall be perpendicular to each other। 7 और 8 बजे के बीच में hands of the clock perpendicular कब होंगे? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये आखिरी क्वेश्चन है परपेंडिकुलर वाला, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाली केस जो है हमारे टॉपिक की वो डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद हमारा क्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा।
सो फटाफट फटाफट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट आपको हम देते हैं, 1 मिनट पर्याप्त होता है। So, मित्रों, at what time between 7 o'clock and 8 o'clock the hands of the clock are perpendicular to each other? ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच में कब परपेंडिकुलर होंगे? ये सवाल पूछा था और इसका जवाब भी शायद आप लोगों ने सही सही दिया है। ठीक है, सो देखो चेक कर लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम द फॉर्मूला इज 12/11 इंटू h इंटू 5। अब यहाँ पे 7 और 8 घड़ी के कांटे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, तो जब घड़ी के कांटे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं तो माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, -15। सो 12/11 इंटू स्टार्टिंग हार जो है वो स्टार्टिंग हार आपका 7 o'clock है। 7 इंटू 5 -15, 7 इंटू 5 -15। सो 12/11, बाल बहुत परेशान कर रहे हैं, लॉकडाउन का असर है। ओके, सो 12/11 जो है 12/11 इंटू 7 इंटू 5 दैट कम्स टू 35, 35 -15। सो 35 -15 मित्रों कितना आता है? 20 आता है। सो 12 इंटू 20 दैट कम्स टू 240/11। थोड़ा सा शॉर्टकट कैलकुलेशन कर दिया मैंने अभी, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो इसका आंसर 21.8181 ऐसे आ रहा है। तो आपको डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है 11, यहाँ पे आप लिख देंगे 21, तो 21 इंटू 11। ठीक है, आपका न्यूमरेटर में आंसर आना चाहिए 231, लेकिन न्यूमरेटर में 240 है, तो 240 और 31 के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 है, वो हम ऊपर लिख देंगे। सो 21 and 9/11 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, 7:21 9/11 पे आपका हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो ये डिस्कस कर ले मित्रों परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, वो भी हम फटाक से डिस्कस करेंगे। व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर, जब घड़ी के कांटे एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में होते हैं, तो ऐसे केस में आपका समय क्या होता है वो जानने की हम करते हैं कोशिश। सो मित्रों, आखिरी वाला केस है व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर। पहली दो केसेस आपको एकदम आराम से मस्त से समझ में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आराम से जा रहे हैं ताकि सबको समझ में आ गए। जो लोगों ने हमसे लेक्चर खरीदे हैं उनके लिए तो ये इट विल बी ए केक वॉक। ठीक है, रादर जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। सो मित्रों, ये लास्ट केस आपके सामने आ गई है। मित्रों आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। टारगेट तो हमारा बहुत बड़ा है, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह। ठीक है, आज 4-5 चीजें थी, लेकिन मित्रों इसका मतलब ऐसे नहीं कि पूरा कवर करने के लिए हम भगाएंगे वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। हम आराम से जाने वाले, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, जो अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर बैच अपनी अटेंड की है सीसैट की, तो उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन मैं स्पीड पेस थोड़ा सा कम रख रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने अपनी कोचिंग नहीं ली है उनको भी ये चीज समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यही मकसद है।
चलो सो मित्रों, अब when the hands of the clock they are opposite to each other वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। opposite to each other यानी घड़ी के कांटे जो है एक दूसरे से opposite यानी विरुद्ध डायरेक्शन में है। तो जब ये विरुद्ध डायरेक्शन में होते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं मित्रों। कौन सी लाइन बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये दोनों के बीच में जो गैप होता है ना वो एग्जैक्टली 30 मिनट स्पेस का होता है, 30 मिनट स्पेस का। ठीक है। When the hands of the clock they are opposite to each other, that is they are in a straight line, then in that case the minute space that is created between the hands of the clock is just of 30 minutes. तो 30 मिनट्स में जो एंगल क्रिएट होता है मित्रों, 30 मिनट में जो एंगल क्रिएट होता है, जो एंगल बनता है वो 30 मिनट्स इनटू, जैसे कि हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 6 अंश का एंगल क्रिएट होता है, तो 30 मिनट में, ठीक है, 30 इंटू 6 दैट इज 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। आई होप यू गॉट इट। सो जब भी आपको ये पूछा जाएगा व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज ऑफ डैश डैश डैश, 0 डिग्रीज ऑप्शन ए, 90 degrees option B, 150 degrees option C and 180 degrees option D. So इसका सही जवाब 180 degrees होगा, तो that is option D. Okay, चलो, I hope you got it. Oh sir, yes. लेकिन सर और एक सवाल है आपसे, सर 1 घंटे में ऐसे कितने बार होता है? क्या ये बार बार होता है? बिल्कुल नहीं मित्रों, 1 घंटे में ये एक ही बार होता है। In 1 hour this happens only once. Oh, I see. Yes. यूनिट इज दिस, 1 घंटे में एक ही बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। इन 1 hour the hands of the clock they are opposite to each other only once. In 12 hours it happens 11 times and in 24 hours it happens for 22 times. I hope you got it. Yes sir. Okay, समझ में आ गया? चलो सर अब ये भी बताइएगा सर, आप टाइम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, यानी किस समय पे किसी पर्टिकुलर आवर में द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ये बिल्कुल सिखाएंगे आपको। सर क्या फॉर्मूला हो सकता है सर? तो अब ये फॉर्मूला तो आप आराम से खुद से बना सकते हो, है ना? ठीक है, अब आपको तो सारी चीजें बता दी थी, अपना ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला बताने से पहले आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, फॉर्मूला का अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ठीक है, अभी तो आपको आना चाहिए मित्र, अभी आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। आपको लॉजिक पता चल गया। देखो, एक बार हमारा सब्जेक्ट का नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है, तो एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो फॉर्मूलाज खुद से बनाएंगे आप। ठीक है, सो बना दीजिएगा खुद से फॉर्मूला। मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट देकर रखा था, कोइंसाइड, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट वाले फॉर्मूलाज आर सेम, बस चेंज अंत में होता है। जो मिनट स्पेस होता है, घड़ी के कांटों के बीच में जो समय की पाबंदी है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको सही फॉर्मूला बनाना है दोस्तों। तो मित्रों देख लो, फॉर्मूला जो था क्या था? ओरिजिनल फॉर्मूला 12/11 इंटू h इंटू h इंटू 5। यस, अब यहाँ पे प्लस या माइनस कितना मिनट स्पेस आएगा? अब बताइए, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर, जो मिनट स्पेस क्रिएट होता है वो कितने मिनट का स्पेस क्रिएट होता है? सर 30 मिनट स्पेस क्रिएट होता है। तो बन गया आपका फॉर्मूला। क्या है बड़ी बात इसमें? फॉर्मूला बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और याद भी रखना मुश्किल नहीं है। बहुत बच्चे कष्ट लेते हैं फॉर्मूलाज के लिए, एक सेपरेट किताब बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, ऐसे दीवार पे चिपका के रखेंगे कि इसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला ये है, ये ब्ला ब्लू क्या होता है ये, ऐसे कुछ करने की जरूरत है। हाँ, कष्ट लेनी चाहिए, लेकिन दिमाग के लिए कष्ट लेनी चाहिए। ठीक है, चलो सो देखो, फॉर्मूला जो है, टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5 प्लस और माइनस 30। सर ये समझ में आ गया सर। अब सर बिल्कुल विलंब ना कीजिएगा सर, हम बिल्कुल उत्सुक है सर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आ गया क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिएगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 और 3 बजे के समय के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा कि जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे? चलो फटाफट आंसर दीजिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, सो ये आप ही को सॉल्व करना है, इसमें मैं आपका कोई मदद नहीं करूंगा अभी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो इससे आपको एक आइडिया तो आ ही गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। सो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। 30 सेकंड्स का समय मैं आपको देता हूं, उसके बाद आई विल इंटरवेन।
सो मित्रों थोड़ा सा फटाफट सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। At what time between 2 o'clock and 3 o'clock the hands of the clock they are opposite to each other? You need to tell this. आगे आंसर सर 30 सेकंड से कंप्लीट होने दो। चलो 10-15 सेकंड और बाकी है, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। सो मित्रों आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना। चलो इतना समय नहीं लगता, तो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम between the hands of the clock, time is equal to 12/11 into ब्रैकेट h into 5। ठीक है, अब 2 और 3 बजे का समय जो है घड़ी के राइट हैंड साइड पे है, सो यहाँ पे जो साइन का इस्तेमाल होगा प्लस। यहाँ पे भी सेम रूल है, इस रूल में कोई बदलाव नहीं। अगर 2 और 3 बजे का समय जो है इनके बीच का जो समय जो है वो घड़ी के राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो प्लस साइन का इस्तेमाल होगा। अगर जो दिया हुआ समय है वो घड़ी के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो माइनस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, सो प्लस 30, बस इतना चेंज है। सो 12/11 into h into 5, starting r is 2 into 5 plus 30. So 12/11 into starting r 2 into 5 is 10 plus 30, 10 plus 30 comes to 40, 40 into 12 480, 480 divided by 11, so 480 divided by 11, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 43.6363, है ना। सो 43.6363 में से 0.63 ये इग्नोर करना है, तो हमें सिर्फ 43 लेना है। सो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर दैट इज 11 into 43, इसका जो आंसर आता है वो 473 आता है। न्यूमरेटर में हमें 480 चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने लिया सिर्फ 473 मित्रों, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। सो 43 and 7/11 मिनट्स पास्ट 2 o'clock, 2:43 and 7/11 मिनट्स पे the hands of the clock will be opposite to each other. मित्रों आई होप यू गॉट इट, यू गॉट द कॉन्सेप्ट करेक्टली। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम आपको, और एक आध क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो 9 और 10 बजे के बीच में when the hands of the clock they are opposite to each other, ये सॉल्व करने के लिए फिर से 30 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं। सो कृपया फटाफट सॉल्व कीजिएगा। चलो आई होप आप लोगों को आंसर आ गया होगा। सर आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पूछ लेते हो सर, ज्यादा एक 30 सेकंड्स भी 5-10 सेकंड भी ज्यादा नहीं देते। नहीं मित्रों देखिए क्या करें, एग्जामिनेशन में आपके पास उतना समय ही नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देके करेगा, है ना। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 o'clock and 10 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर। 9 और 10 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और 9 और 10 बजे का समय जो है वो घड़ी के यहाँ पे आता है 9 और 10 लेफ्ट हैंड से, तो साइन का जो इस्तेमाल करना है वो निगेटिव साइन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो टाइम ढूंढने के लिए हमने जो फॉर्मूला आपको बताया 12/11 into h into 5 minus 30, so 12/11 into starting hour 9 o'clock है, 9 into 5
minus 30. So 12 by 11 into 45 minus 30 comes to 15. So मित्रों देख लीजिएगा, ठीक है। सो 12 इंटू 15 का आंसर जो आता है आपका 180 बाई 11, ये आंसर आता है। सो 180 बाई 11, 180 डिवाइड बाय जब हम 11 करेंगे मित्रों तो हमें आंसर आता है 16.363636। तो अपने को 16.3636 ये नहीं चाहिए, अपने को इसमें से केवल 16 चाहिए। तो 180 डिवाइड बाय 11 इज 11, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 इंटू 11, इसका आंसर आएगा 176 और न्यूमरेटर में चाहिए 180, तो डिफरेंस है 4 का। तो 16 and 4 by 11 minutes past 9 o'clock पे the hands of the clock they will be exactly in the opposite direction to each other, ठीक है। So मित्रों I hope you got the concept of clocks। clock का concept आपने एकदम सही पकड़ा है। सर अब एक आध दो MCQs सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक क्लॉक्स का जितना भी डिस्कशन किया है इसके ऊपर एक दो MCQs फटाफट किस प्रकार के MCQs आपको आ सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर महोदय एक क्वेश्चन बच्चों के सामने लाया जाए, किस प्रकार का एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका कुछ सैंपल, जैसे एट व्हाट टाइम आफ्टर 9 डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ राइट एंगल, ठीक है। सो ये केस है व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आना चाहिए। आपको ये पूछा है कि 9 बजे के बाद किस समय पे दोनों घड़ी के कांटे जो है 90 अंश का कौन बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे मित्रों। सो ये आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है, ये आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑप्शन एट 32 and 8 by 11 minutes past 9 o'clock at 9 exactly at 9 a.m. then at 3 p.m. and last जो है that is at 29 and 8 by 11 minutes before 10 a.m. ठीक है। सो सही जवाब देना है आपको, आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। 30 सेकंड्स का मैं आपको समय देता हूँ, 30 सेकंड के अंदर तो आप इसका आराम से उत्तर दे सकते हैं, ऐसे मैं आशा रखता हूं। इतना सारा डिस्कशन करने के बाद इतना तो आना ही चाहिए। सो हाँ मित्रों, अब जिस लेआउट में मैंने आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया, नॉट नेसेसरली यही लेआउट में आपको एग्जामिनेशन, हाँ ऐसे ही होगा। आपको बस आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दी जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, लेकिन दिस इज हाउ द लेआउट ऑफ द क्वेश्चन विल अपीयर, ओके। तो मित्रों अब सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कंप्यूटर महोदय जरा ऑप्शंस को हटाइएगा, या आप सॉल्व कर रहे हो, करो करो करो, 10 सेकंड और देता हूं, ज्यादा समय नहीं दे सकता मैं आपको। Try and solve as quickly as possible. सो सॉल्व कर लिया मित्रों। चलो अब बच्चन जी छोटा हो जाइएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हाँ अब मित्रों चलो लेट अस टेक अ शॉट एट दिस क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग टाइम जो है 9 o'clock है। सो मित्रों आपको फॉर्मूला तो जरूर याद होगा टाइम का। टाइम इज इक्वल टू 12 by 11 इंटू ब्रेसिस h इंटू 5। अब यहाँ पे 9 बजे का समय है, ठीक है। सो 9 बजे का समय जो है 9 और 10 के बीच में लेंगे आप। 9 and 10 घड़ी के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, तो जाहिर है साइन जो जिसका इस्तेमाल होगा वो होगा माइनस साइन। सो यहाँ पे हम -15 करेंगे, ठीक है। व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर की केस में हम जिस साइन का प्रयोग करते हैं वो 12 और 6 बजे के समय के बीच में हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, और 6 से लेके 12 बजे के बीच का समय में हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते ही हैं। चलो सो अब मित्रों 12/11 into h into 5, starting r is 9, 9 into 5 45 minus 15, so 45 minus 15 that comes to, बरा ना, ये 45 है, 45 minus 15 जो आएगा आपका आंसर 30 आएगा। so 12/11 into 30, so 12 into 30 is 360, 360 divided by 11, 360 डिवाइड बाय 11 अपने कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो मिलना चाहिए 32 यानी 32.727272, ये आंसर मिलना चाहिए मित्रों, ठीक है। चलो सो आई होप आई अज्यूम आपको यही आंसर मिल रहा है।
तो आपका डिनोमिनेटर को हम एज इट इज कांस्टेंट रखेंगे, 11 साइड में लिखेंगे 32, सो 32 into 11 न्यूमरेटर में आपका आना चाहिए 352, 352 आना चाहिए लेकिन है 360, तो डिफरेंस है 8। तो 32 and 8 by 11 minutes past 9 o'clock, 9:32 और 8/11 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो 32 and 8 by 11 minutes past 9 o'clock, ये जो ऑप्शन है शायद ऑप्शन ए है हमारा, है ना। सो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए, अरे बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर महोदय भी कह रहे हैं ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मित्रों बस इसी प्रकार से आपको एमसीक्यूज पूछेंगे अब समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। हमें हमारा सेशन यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, पहला पार्ट। सो डे 1 का आज पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है क्लॉक्स का, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे का सेशन जो होगा वो कैलेंडर्स का सेशन होगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।